आज के अपने इस विजयादशमी उत्सव के प्रमुख अतिथि आदरणीय डॉक्टर लोकेश चंद्र जी, माननीय सरकार्यवाह जी, माननीय विदर्भ प्रांत सहसंघचालक जी, माननीय नागपुर महानगर के महानगर संघचालक जी तथा महानगर सहसंघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारीगण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, नवमी का दिन शक्ति पूजा का दिन है और दशमी के दिन विजय पाते हैं, सीमोल्लंघन करते हैं। और इस वर्ष की विशेषता यह है कि ये दोनों तिथियां आज के ही दिन पड़ी है। और एक परिस्थिति की बात भी हमारे ध्यान में है कि एक बड़ा तूफान देश के किसी भाग पर मंडरा रहा है, हम जानते हैं। ऐसा एक परिदृश्य संपूर्ण देश का चित्र हम जब देखते हैं तो ध्यान में आता है। देश को विजय की आवश्यकता है, उसके लिए शक्ति की साधना संघ कर रहा है, अनेक प्रकार से और भी जगह हो रही है। उसी समय देश के सामने एक बहुत विकट परिस्थिति, उसका भी आभास अब सबको हो रहा है। वो परिस्थिति नई नहीं है, उसके बारे में इसी मंच से कई बार चर्चा हो चुकी है। परिस्थिति का उपाय कैसा हो, इसके बारे में सुझाव भी इस मंच से लगातार पिछले 3-4 वर्षों से दिए जा रहे हैं। इस मंच से सुझाव दिए जाते थे, आज वही सुझाव सारे देश के लोग दे रहे हैं। और फिर भी वह परिस्थिति हमारे सामने खड़ी है, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? वास्तव में हर स्वतंत्र देश की व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था परिस्थितियों से निपटती है। लेकिन अब उस व्यवस्था के बारे में ही कुछ प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो गए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्ष पूर्व देश के सामने एक समस्या चल रही, उसके संदर्भ में कहा था कि ट्रस्ट डेफिसिट है। आज वही आपसी विश्वास का संकट संपूर्ण भारतवर्ष की जनता के मन में है। अब शासन प्रशासन जब प्रश्न चिन्हों के घेरों में आ जाता है तो फिर समाज को सारे सूत्र हाथ में लेने पड़ते हैं। और उस समाज में वातावरण बनाने वाले हम सब लोग और उस समाज के हम सब नागरिक घटक, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि परिस्थिति से निपटने की शक्ति अर्जित कर हम विजय की राह पर अपने देश को चलाने की उद्यम में स्वयं भी संलग्न हो और शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं बनती है उनको भी उस दृष्टि से हम ठीक पटरी पर लाएं। और इस दृष्टि से जिस परिस्थिति की चर्चा और उपायों की चर्चा बार बार हुई है, उसको आज विस्तार पूर्वक कहने की आवश्यकता नहीं लगती। लेकिन हर बार भाषण तो वर्ष में एक बार होता है, तो संदर्भ ताजा करना चाहिए, इसलिए उनकी संक्षिप्त चर्चा मैं करूंगा। सामान्यतः परिस्थिति जब कहते हैं तब सामान्य आदमी के आंखों के सामने एकदम चित्र आता है नून तेल लकड़ी के भावों का। अपना योगक्षेम कैसे चल रहा है ये उसको तुरंत समझ में आता है।
और इस दृष्टि से उसके नित्य जीवन पर परिणाम करने वाली देश की आर्थिक स्थितियां रहती है, उसके बारे में भी हम जान रहे हैं। कुछ 2-3 वर्ष पूर्व अपने देश के आर्थिक परिदृश्य की चर्चा में यह विषय नित्य आता था कि भारत जगत की आर्थिक महाशक्ति कैसे बनेगा। लेकिन आज की चर्चाएं क्या है? आज की चर्चाएं बदल गई। अब चर्चा इसकी हो रही है कि इतना अधिक लुढ़का हुआ रुपया अब फिर से अपने पूर्व स्थान पर चढ़ सकेगा कि नहीं। विकास के दर के घटने की चर्चा चल रही है। अपना विदेशी विनिमय कोष मुद्राओं का भंडार वो घट गया, रिक्त हो गया, उसकी चर्चा चल रही। करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाते का घाटा, वो बढ़ गया। विदेशी ऋण का प्रतिवर्ष जो हमको बकाया देना पड़ता है वो हमारे सकल घरेलू उत्पाद के प्रमाण में बहुत ज्यादा बढ़ गया, वो उससे ज्यादा हो जाएगा, ये डर सताता है। 3, 4, 5 साल पहले जिस देश के बारे में देशवासियों को ये विश्वास था कि हम महाशक्ति बनने जा रहे हैं, उनकी ये हालत कैसे हो गई। नीतियों का पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि इन नीतियों के कारण लाभ कितना हुआ ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अभी परिणाम क्या हो रहे हैं? एक के बाद एक हमारे देश के उत्पादन के क्षेत्र विदेशी हाथों में जा रहे हैं। हमारे देश में हम अपने लिए आवश्यक सीमेंट का उत्पादन कर लेते थे, अब 70% सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनियां विदेशी है और बढ़ रही है। हमारी आर्थिक नीतियां हमारे देश के लोगों को मालिक नहीं बना रही, मजदूर बना रही। हमारा प्रभाव है विभिन्न सेक्टर्स में देश में, लेकिन देखा जाता है कि अधिकांश सर्विस सेक्टर्स है। उत्पादन के क्षेत्र में हमारा प्रभाव बढ़े, हमारी मालिकी कायम रहे, हमारी मालिकी बढ़े, इस प्रकार प्रोत्साहन देने वाली नीतियां नहीं है। उल्टे हमारे देश में बहुत ज्यादा हिस्सा अपने राष्ट्रीय उत्पादन का और राष्ट्रीय आय का जिनके कारण उत्पन्न होता है, उन लघु उद्योगों को, छोटे उद्योगों को, खुदरा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिले, उनकी गुणवत्ता बढ़े, इसको निरुत्साहित करने वाली नीतियां। लघु उद्योग हमारे बंद हो रहे हैं और विदेशी कंपनियों को नहीं होता देना। अगर हमारे देश का उत्पादन विदेशी हाथों में चला जाएगा तो फिर हमारी जगह क्या रहेगी दुनिया के आर्थिक परिदृश्य में? हम दुनिया के मजदूर बनेंगे क्या? इसका विचार नहीं है और बिल्कुल उल्टी नीतियां चल रही है। हमारे खुदरा व्यापारियों को उस क्षेत्र में एफडीआई को लाके निशस्त्र अवस्था में बड़े बड़े योद्धाओं के सामने किसी को खड़ा कर दे, ऐसा कर दिया गया। कैसे लड़ेंगे? उनका प्रशिक्षण तो हमने किया नहीं, उनका सबलीकरण सशक्तिकरण तो हमने किया नहीं, और एकदम कह दिया कि एफडीआई लाएंगे। क्यों लाएंगे?
खुदरा व्यापारी जिन बातों का व्यापार करते हैं उनका उत्पादन हमारे देश का अपना हम नहीं कर सकते, हम कर सकते, लेकिन चल रही नीतियां हमारे देश के लोगों की उद्यमिता बढ़े, उसको प्रोत्साहन मिले, ऐसी नीतियां नहीं है। वोटों के स्वार्थ के चलते सस्ती लोकप्रियता की आराधना जो होती है उसमें हमारे लोगों को श्रम करने की आदत लगाने वाली योजना नहीं है। घर बैठे कोई हमको ला के दे ऐसी आदत लगाने वाली योजना चलती है। रोजगार के अवसर घट रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही, महंगाई की मार तो हम खा ही रहे, रुपए की कीमत लुढ़कते जाती है और महंगाई ऊंचे ऊंचे परवान चढ़ते चली जाती है। बेरोजगारी हो गई, देहातों से पलायन हो गया, शहरों में हो रहा है। शहरों में संख्या बढ़ने की समस्या है, सुविधा नहीं है। मराठी में जिसको बकाल कहते हैं, ऐसा एक संस्कारहीन जीवन, अस्वच्छ परिदृश्य उसके कारण उत्पन्न होता है। और देहातों में संख्या घट गई, वहां काम करने के लिए लोग नहीं मिलते, दोनों की समस्या बढ़ रही। और गलत नीतियों के साथ साथ भ्रष्टाचार है, और कभी कभी लगता है दोनों का संबंध है। भ्रष्टाचार है इसीलिए गलत नीतियां चल रही है। भ्रष्टाचार की चर्चा तो बहुत हो गई, भ्रष्टाचार के उच्च पदस्थों के भ्रष्टाचार के कितने ही प्रकरण उजागर हो गए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध 2 बड़े आंदोलन भी हो गए। विषय का प्रबोधन पर्याप्त हो गया, परंतु उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध जैसा कड़ा कानून बनना चाहिए नहीं बना। भ्रष्टाचार के असली अपराधी तो कुछ बिना हुए और कुछ कोर्ट में एक बार जाकर आए, आज खुले घूम रहे। राजनीतिक दृष्टि से जो अपने लिए सुविधा वाला नहीं, उसको तो कुछ हो जाता है, लेकिन जिनको राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने छत्र में रखना आवश्यक है, उनके साथ खून माफ है। तो कोई कानून से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो रहा है, भ्रष्टाचार विरोध का कोई नियम है, ऐसा नहीं है। उन नीतियों में भी स्वार्थ का ही नियम चल रहा है। जो नीतियां चल रही उनके फायदे क्या है, आगे चल के लंबे समय के बाद उसके नुकसान तो ध्यान में आते हैं। बिना उस क्षेत्र के भूगोल का विचार किए, वहां की परंपराओं के प्रति श्रद्धा जो जनमानस में उसका विचार किए, वहां के लोगों की आकांक्षाएं, प्राथमिकताएं इसका विचार किए, जो विकास की नीतियां उत्तराखंड में अंधाधुंध लागू की गई, उसका क्या परिणाम हुआ, एक बड़ी विभीषिका के रूप में इस सत्र के प्रारंभ में वो सामने आया है। ये जो विनाश हुआ है वो केवल आसमान से नहीं आया है। उस विनाश के लिए एक खुला क्रीडांगण जहां वो मनसोक्त खेल सके, वो हमारी अपनी नीतियों ने वहां निर्माण किया है। और इसलिए हम लोगों को उन नीतियों का पुनर्विचार करना पड़ेगा। आर्थिक नीतियां बनती है, कैसे बनती है? विश्व में विभिन्न प्रकार के आर्थिक मतवाद चलते हैं, उसका विचार करना चाहिए। आज उसके क्या परिणाम दिख रहे, क्या गुण दिख रहे, क्या दोष दिख रहे, जरूर सोचना चाहिए। विज्ञान के प्रगति के कारण इतनी अच्छी अच्छी तकनीकियां आई है, उनको देखना चाहिए कि नहीं? जरूर देखना चाहिए। परंतु ये सारा स्वीकार करते समय हमको अपने देश की आवश्यकता, अपने लोगों की गुणवत्ता, अपने लोगों की
तुरंत की प्राथमिक आवश्यकताएं, अपने लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, अपने देश की साधन संपन्नता, कौन से प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, आदि सब देख के अपना देशीय विकास पथ तैयार करना पड़ेगा। स्वतंत्रता के पश्चात हम बिना देखे परखे कभी इसका कभी उसका अनुकरण करते आए, वैसे काम नहीं चलेगा, वैसे काम नहीं चलेगा। सोचना पड़ेगा। तकनीकी लेंगे, लेकिन हमको जो चाहिए वही लेंगे और हमको जैसे स्वरूप में चाहिए वैसी लेंगे। एखादा मतवाद अगर हमारे लिए उपयोगी है आर्थिक क्षेत्र में, जरूर उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन हमको उपयुक्त है कि नहीं इसलिए स्वीकार करेंगे। दुनिया में फैशन है इसलिए नहीं लेंगे। अभी तक हम ऐसे ही करते रहे, जो प्रचलित बात थी उसके साथ चलते रहे, हमने बाकी किसी बात का विचार नहीं किया और इसके चलते ये हानियां हो रही है। लेकिन हट है सरकार का, बदलने के लिए तैयार नहीं। भारत सरकार के एक आर्थिक सलाहकार और विश्व के प्रसिद्ध अर्थतज्ञों में एक बड़े व्यक्ति मुझे 3 साल पहले मिले। अब स्वाभाविक वो अर्थतज्ञ थे, तो उन्होंने इस विषय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्या हो गया है भारत के सरकार को, वो तो पंगु हो गई, उसको लकवा मार गया है, इसको बदले बिना नहीं होगा। पता नहीं, अभी तक ठीक चल रहा था, अब एकदम ऐसा लकवा मार दिया है तो कुछ होता नहीं, ये लोग बदले बिना काम नहीं होगा, ऐसा वो बोल रहे थे मेरे से। मैंने उनको कहा आप कह रहे कि अब तक सब ठीक चल रहा था लेकिन दिखाई तो नहीं देता। उन्होंने कहा नहीं नहीं, विकास दर की गति ये है, वो सारे विदेशी जो पैरामीटर्स है वो उन्होंने मेरे सामने रखे। मैंने कहा ये विदेशी मानक है, उसके आधार पर आंकड़ों को बढ़ा हुआ आप बता रहे, और हो सकता है अपने समाज के एक प्रगत वर्ग में आप शायद कुछ दिखाई भी देंगे, दिखा भी दे सकते हैं प्रगति की बात, लेकिन हम सारे देश भर में घूमते हैं, तो हम लोगों को देख रहे हैं, लोगों की हालत को देख रहे हैं, वहां तो ये सारी बातें दिखती नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो दिखती नहीं कैसे, वो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये होगा तो रोजगार बढ़ेंगे, विदेशी कंपनियां आएगी तो काम बढ़ेंगे, काम बढ़ेंगे तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो खरीदना बढ़ेगा, खरीदना बढ़ेगा तो सुख बढ़ेगा। ये पुस्तक में मैंने भी पढ़ा है और तर्क मुझे करना है तो मैं भी दे सकता हूं, लेकिन जमीन पर क्या चित्र है उसको देखने के लिए नकार देकर, आंखें मूंदकर किसी मतवाद के पीछे चलना, अपने हठधर्मिता पर चलना, ये करने से अपना आर्थिक दृश्य बदलने वाला नहीं है। हमको अपने मानक खुद बनाने पड़ेंगे। एक दीर्घकालीन विचार और एक तात्कालीन विचार, इस प्रकार की एक द्विकेंद्रित नीति बनाकर तात्कालिक विचार के आधार पर समस्याओं का परिहार करते हुए उनमें से आगे दीर्घकालीन विचार पर जाने की प्रवृत्ति बनानी पड़ेगी। ये करने का काम है अपने देश के अर्थतज्ञों का, प्रशासन का और सरकार का, लेकिन हो नहीं रहा है। आर्थिक स्थिति ये है, सुरक्षा की स्थिति भी वही है और वही के वही है। अब चीन के बारे में इतने बार बोला है, आज सारी दुनिया बोल रही है। चीन का संकट क्या है इसके बारे में भी लगता है कि देश में जो संवाद चलता है उसका एक मत है, और उपाय क्या है इसके बारे में भी एक मत है। चीन के इरादे तो छिपे नहीं, समय समय पर भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करके वह भारत के शक्ति की और धैर्य की परीक्षा कर रहा है। टेस्टिंग द वाटर्स ऐसा कहते हैं। अभी उसको लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन अगर हमने कुछ किया तो भारत क्या करेगा आजमा के देख रहा है। हम कई वर्षों से कह रहे हैं और सारी दुनिया
अपने देश के सब लोग कह रहे हैं कि जब आजमाया जाता है तब उस कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, कड़ाई से जवाब देना चाहिए। नीतिगत दृष्टि से चारों ओर से उसने हमको घेर रखा है। जो पड़ोसी देश है, जो वास्तव में भारत के सांस्कृतिक संबंधों में रहे, कई तो उसमें से अखंड भारत के अंग रहे, उन देशों के साथ जिनमें यह भावना है कि एक प्रकार से भारत हमारा गुरु देश है, भारत हमारा मूल स्थान है। दो प्रकार के देश हैं। अभी पाकिस्तान के पत्रकार भी लिख रहे हैं कि मैं भारतीय पाकिस्तानी हूं, तो वहां उनको इंटरनेट पर वहां के लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों कह रहा, आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं पाकिस्तानी हिंदू हूं। ऐसा वातावरण जिन देशों में है, और स्वाभाविक रूप से वहां के लोग चाहते हैं कि भारत का स्वभाव जो मालूम है और चाइना का जो स्वभाव मालूम है, उसमें हमको हमारे साथ भारत चाहिए, चाइना के बजाय। चाइना नहीं चाहिए। ऐसा चाहने वाले देशों में हम नहीं पहुंचे, वो पहुंच गया। उसने अपनी एनसर्कलमेंट की पॉलिसी चलाई। अभी भी हम शुरू करते हैं तो हमारा स्थान बन सकता है, और हमने शुरू भी किया है, परंतु गति कैसी चाहिए, किस गति से वो बढ़ रहा है। वो 50 साल पहले से इन सारी बातों को देख रहा था। उसने अपना एक विजन बनाया है, एक दृष्टि चित्र बनाया है जिसकी ओर वो बढ़ रहा है। बारीक नजर हमारी सब बातों पर रखता है और हमसे तेज गति में आगे दौड़ता है। हम ये क्यों होने दें, हमारी गति तेज होनी चाहिए, लेकिन उधर ध्यान कम रहता है। हमारे देश के आर्थिक क्षेत्र को अपने अधीन करने का उसका प्रयत्न, अपना माल यहां डाल के चल रहा है। पड़ोसी देश होने के कारण, वैसे बीच में तिब्बत है, लेकिन व्यापार तो पुराना है अपना चीन के साथ, तो उनको हमको जैसी उसके माल की कभी कभी आवश्यकता लगती है, उनको भी आवश्यकता है हमारे व्यापार की। हम इस पर खेले और अपने बाजार को चीन के अधीनस्थ होने से बचावे, जनता सहयोग करे। चीनी माल का हम बहिष्कार करेंगे। अभी गणेशोत्सव मंडलों में हाल ही बीते गणेशोत्सव में यह किया था कई जगह कि चीनी गणपति नहीं लेंगे। गणेश जी की मूर्ति चीन से आई हुई क्यों लेंगे हम, या हमारे यहां बनते वो लेंगे। स्थानीय रोजगारों को काम मिलेगा, सस्ते में होगा। ऐसा सोच के जनता सहयोग करे। लेकिन इस दृष्टि से भी आर्थिक क्षेत्र में हमारी ऐसी पहल तो नदारद। अभी तो हम अपने आर्थिक क्षेत्र को सबल कैसा बनाएं, इसी चिंता में बैठे। और चीन के साथ जो हमारा सांस्कृतिक रिश्ता है पुराने समय का, जिसका उल्लेख अपने माननीय प्रमुख अतिथि महोदय ने किया, उसका लाभ लेके वहां के जनता से, वहां के विद्वानों से हमारे अच्छे संबंध बनाने के लिए आदान प्रदान का कोई सशक्त कार्यक्रम होना चाहिए। इन चार बातों को आज सभी लोग कहते, होता नहीं। चीन के जो अपने सीमा के अंदर के अतिक्रमण है, वैसे ही पाकिस्तान के चलते हैं। अभी कल ही अपने सागरी सीमा में अतिक्रमण करके उसके खलासियों ने गोलाबारी की, हमारे मछुआरे, एक मारा गया, 30 को ले गए, ऐसी खबर है। हीरानगर जैसे कैंप में उग्रवादी घुसा के अंदर उसने कांड करवाए। जब हमारे प्रधानमंत्री वहां मिलने की बात कर रहे थे तब ये हुआ, और इसके बावजूद हमारे तरफ से बलमनसाहत दिखाकर हम मिले। परिणाम क्या है? कल की घटना है। अपमान करते प्रधानमंत्री का, हल्की भाषा में उनके बारे में इधर उधर बात करते। ये हमारे सीमा के अतिक्रमण सहन क्यों करने चाहिए? इसमें कोई युद्धखोरी नहीं है। अपनी सीमाओं की चौकसी अच्छी रखना सब देशों का कर्तव्य है, सब देश करते हैं।
बिना अनुमति घुस नहीं सकते लोग, बिना जांच के भी। हमारे यहां के बड़े बड़े व्यक्ति अमेरिका में जाते हैं तो उनकी तलाशी ऐसे ढंग से ली जाती है, उसके कारण लोग संतप्त होते हैं। लेकिन अमेरिका कहता है कि भाई हमारे नियम नियम है। तो हमारा भी एक सार्वभौम संप्रभुता संपन्न देश है, हम क्यों सहन करें? हम कड़ाई से जवाब दें, लेकिन जवाब देने की बात दूर, जनता को बताते ही नहीं ऐसा हो रहा है। इधर उधर से बात बाहर आ जाती है तो कहते हैं भाई छोटी बात, ये तो होते ही रहता है। देश के सीमाओं में आक्रमण ये तो होते ही रहता है, ऐसी बात है। कोई सरकार ऐसा कह सकती है? जिसके पास सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व है उसका उत्तर यह हो सकता है कि दीज आर यूजुअल थिंग्स, यूजुअल इंसिडेंट्स। लेकिन ऐसा हुआ है, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिवियलाइज करना, हंसी में उड़ा देना, बड़ी बात को छोटी बात बताना। यह क्यों होता है? इस दब्बू नीति के कारण क्या है? पाकिस्तान को बार बार सब लोग कह रहे हैं कि सहन करने की आवश्यकता नहीं, हम सहन न करें। हम क्यों सहन कर रहे हैं? लेकिन ऐसा हो रहा है। और कभी कभी लगता है इसके पीछे कई प्रकार की बातें, वोटों के स्वार्थ है। अभी घुसपैठ होती है, क्यों नहीं रुकती? कौन बसाता है घुसपैठियों को गांवों में? जगजाहिर बात है, राजनीतिक दलों के लोग आमंत्रण देकर गांव बसाते हैं सीमा पर, वोट बढ़ते। अंतर्गत सुरक्षा की स्थिति देखेंगे, वहां भी ऐसे ही परिदृश्य आता है। एक मत है, सारे देश का एक मत है, इसके बारे में मतभेद नहीं है। देश के सार्वभौम संप्रभुता को, संविधान को, कानून सुव्यवस्था को आह्वान देने वाली हिंसा का बंदोबस्त कड़ाई से करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी घटना हो गई गर्मी के दिनों में, सब हड़बड़ा के जाग गए। अब सबका एक मत है, कड़ाई से जवाब देना चाहिए। देना चाहिए लेकिन दिया नहीं जाता। ऐसी हिंसा के लिए प्रश्रय निर्माण करने वाला, धरातल निर्माण करने वाला जो परिदृश्य है, हमारे देश के उपेक्षित लोगों का शोषण है, भ्रष्टाचार है, शासन प्रशासन की गैर जवाबदेही, अपारदर्शिता है, उसको शीघ्र दूर करना चाहिए। सबका सहयोग लेके करना चाहिए। लेकिन कूर्म गति से काम चल रहा है। ऐसा लगता है कि कोई इच्छा शक्ति नहीं है ये सब करने की, और इसलिए जहां के वहां चल रहा है। इन सब बातों को ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक होगा? नहीं होगा तो क्या होगा? अब स्वार्थ वोटों के और नोटों के हो तो किस हद तक जाते हैं? अभी एक घटना हम सबको पता है, नाम सुना है सबने, किश्तवाड़। उसके बाद 4 अक्टूबर को राजौरी में भी एक घटना हुई, संघ की एक रात्रि शाखा पर हमला किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर स्थानीय ही लोगों ने हमला किया। अब शाखा में सावधान नहीं थे, कम लोग थे, तो थोड़ी सी उनकी चल गई, लेकिन बाद में आ गए सब लोग, तो भाग गए। पीछा करके 1-2 को पकड़ा, पुलिस में दिया तो उनको लेने के लिए इनकार कर लिया। एफआईआर दिया, उसको लेने के लिए इनकार किया गया। क्यों ऐसा पूछने के लिए वरिष्ठ अधिकारी गए, उनको ही अरेस्ट किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद जो कहते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती।
लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद रहे इसलिए जो काम कर रहे हैं उनके साथ पक्षपात क्यों बरता जाता है? वहां किश्तवाड़ में ऐसे ही हुआ, राजौरी में तो और कम संख्या है, वहां थोड़ी किश्तवाड़ शहर में 15% संख्या है। अचानक नमाज के बाद उन पर हमला किया गया। किसी ने अफवाह फैला दी कि कोई वहां विलेज डिफेंस कमेटी है, सरकार की बनाई है, उग्रवाद का मुकाबला नागरिक करे इसलिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन वो उसी समय अलगाववादियों के लिए एक किरकिरी बनती है आंखों की, तो उनका नाम लिया गया कि उन्होंने हमला किया। विलेज डिफेंस कमेटी से कोई आया ही नहीं था, वहां शहर के लोग थे सब। लेकिन एक कारण बताकर हमला किया गया। राज्य के गृह मंत्री वहां उपस्थित थे, शासन प्रशासन के सब अधिकारी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में हुआ, रोकने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी साठगांठ से हुआ, सीधा आरोप लगता है वहां, और हमला किया गया। अब ये तो बाकी जगह जम्मू में सर्वत्र तुरंत इसके कारण लोग जाग गए, उन्होंने अत्यंत शांतिपूर्ण तरीके से, वैध तरीके से तुरंत प्रखर विरोध किया, इसलिए वहां के हिंदुओं की प्राण रक्षा हुई। करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो गया। कुछ लाख देकर सरकार मान रही कि अपने कर्तव्य की इतिश्री हो गई। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है, अभी कुछ देर पहले, उस घटना के कुछ दिन पहले, यूरोपियन राष्ट्रों के कुछ प्रतिनिधि आए थे, व्यापारिक मंडल आया होगा। कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी ने कहा वहां कि भारत के साथ जम्मू और कश्मीर राज्य का विलय ये पूर्ण नहीं है, सशर्त जोड़ा है हमने। सरासर असत्य कहे कौन रहा है? पाकिस्तान की दलील नहीं है ये भारत का अंग माने जाने वाले, भारत का अविभाज्य अंग वो है। ये प्रस्ताव एकमत से जिस संसद ने भारत के किया है, उसकी व्यवस्था के तहत वहां के मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति का कहना। अब ये बातें वहां चल सकती है क्योंकि घाटी में भारत भक्तों की कमी है, हिंदू तो निष्कासित ही हो गया। लेकिन केवल घाटी मिलके क्या होगा? बहुत महंगा सौदा है। पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख चाहिए, इसकी तैयारी चल रही है। और इसलिए जम्मू में वो प्रारंभ करना चाहते हैं, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, पूंछ। उसके ये लक्षण है क्योंकि यही मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हमारा पूर्ण विलय नहीं है। वहां पर उग्रवादी जो पश्चाताप दग्ध है तथाकथित, जिनको उग्रवाद से पश्चाताप हो गया है, उनको बसाने का प्रावधान, बड़ी विचित्र बात है। क्योंकि आपका दया भाव तो बाप बड़ा छलक रहा है, लेकिन वो दया भाव तब कहा जाता है जब वर्षों से भारत भक्त होने के अपराध से, हिंदू होने के अपराध के कारण लाखों पंडित रास्तों पर है, अभी भी कश्मीर के होमलैंड की मांग कर रहे हैं। भारत भक्त और हिंदू बने रहकर सुरक्षा और विकास के प्रति आश्वस्त रहकर रहना चाहते हैं। चार बार पाकिस्तान से विस्थापित होके अथवा जो कश्मीर का हिस्सा उन्होंने हथिया लिया है अथवा हथिया कर चीन को दे दिया है, ऐसे सब इलाकों से कई भारत भक्त वहां बसने के लिए आए। 3 पीढ़ी हो गई, 4थी पीढ़ी चल रही है, अभी तक नागरिकता का अधिकार उनको नहीं है। न रेशन कार्ड है, न नौकरी है, न कोई सर्टिफिकेट है, न स्कूल में एडमिशन है। उनके बारे में दया भाव नहीं जागता। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि गलती हो गई तो आपको तुरंत लगता है आ जाए। क्यों? खैर चलो, हो गया, नियम हो गया, तो उसकी एक पद्धति है। भारत में किस रास्ते से आने वाले को आने देंगे ये तय है। आने वाला एकदम नहीं आएगा, बहुत सारी उसकी जांच तहकीकात होगी, समय लगेगा, 3-4 एजेंसियां जांच करेंगी सेना सहित। ऐसे नियम प्रावधान है, ठीक है, नियम बना है, चलाओ। लेकिन वो नियम बना होने के बाद भी
उसमें असम्मत एक नेपाल के द्वारा एक मार्ग, पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके जाते हैं नेपाल में और नेपाल से भारत का वीसा लेते हैं। पाकिस्तान के पासपोर्ट धारकों को यहां कैसे लेंगे आप? लेकिन उस विधि में असम्मत मार्ग और बिना कुछ जांच तहकीकात के फौरन में, हड़बड़ी में ऐसा हजारों लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या असंतुलन को बढ़ाना। भारत भक्त हिंदू जो है वो बाहर जाएंगे तो ये कहने में और करने में सुविधा रहेगी कि हम भारत के नहीं है। कौन कर रहा है? शासन और प्रशासन। प्रशासन का इतना भेदभाव चलता है। आजकल मैं सुन रहा हूं कि वहां के सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों ने एक बहुत बड़ा पिटीशन बनाकर इस भेदभाव के खिलाफ अनेक लोगों को 70-75 प्रमुख लोगों को भेजा है। एक मेरे भी पास आया है पत्र। ये भेदभाव क्यों चलता है जम्मू और लद्दाख के प्रति, भारत भक्तों के प्रति, हिंदुओं के प्रति? इसलिए कि वहां से छोड़ दे, क्योंकि हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपदमान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। ये इतिहास का सबक हिंदू समाज को सीखना बाकी है, लेकिन हिंदुओं के शत्रु अपने आप को मानने वालों ने जरूर सीखा। चल रहा है सारे भारत में राजनीति की गति इस स्वार्थ पर चल रही। निस्वार्थ बुद्धि का संस्कार नहीं। संस्कार होना चाहिए। संस्कार कहां से आएगा? शिक्षा से आएगा। शिक्षा में भी क्या है? हमारे यहां शिक्षा का कार्य करने वाले अथवा करना चाहने वाले लोगों को दबाने की नीति है। जो नीति चल रही है उसके कारण वो लोग निरुत्साहित हो रहे, छोड़ दे रहे। भारत सरकार तो शिक्षा से एक एक कदम पीछे हटा ही रही है, बहुत कुछ हट चुकी है। जो उस भार को उठाकर अपने देश को देश की शिक्षा को अच्छा चलाना चाहते, उनको निरुत्साहित करके विदेशी लोगों को अपनी शिक्षा चलाने के लिए आमंत्रित कर रहे। 150 साल जो चली विदेशी शिक्षा, उसने क्या क्या गुल खिलाए हैं हम देख नहीं रहे, लेकिन फिर भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा भी पैसा कमाने का एक व्यापार का क्षेत्र, बाजार का क्षेत्र मान रहे। फायदा होगा, कम खर्चे में होगा, ये खर्चा हम उठा नहीं सकते, जिसको पढ़ना है वो खर्चा करे। खर्चे की बात करें, विदेशी शिक्षा आने से क्या हुआ है? ये नए नियमों के कारण शिक्षा महंगी हो गई। सामान्य आदमी शिक्षा ले नहीं सकता, इच्छा और गुणवत्ता होने के बाद भी। संस्कार भी नदारत। परिवार से संस्कार प्राप्त होते, परिवारों से संस्कार परंपरा से परिवारों में रहते हैं। परिवार की परंपरा न चले, ऐसे नियम कानून सद्भावना से किए होंगे। कुछ सुधार आवश्यक है, करना चाहिए, परंतु परिवार, हमारे कुटुंब की व्यवस्था का अध्ययन और अनुसरण भी सारे विश्व में चल रहा है। क्यों? उसका कुछ महत्व है। समाज की छोटी इकाई है वो। समाज की जितनी गतिविधि चलती है सारी कुटुंब भी करता है। सामाजिक सुरक्षा देता है सब व्यक्तियों, और उत्पादन की इकाई अपने समाज की परिवार है। रचना उसकी इतनी सुंदर है, केवल संबंधों के आधार है, स्वार्थ के आधार नहीं, अपनेपन का आधार है। उसको भी आप पश्चिम के जैसा आर्थिक सौदे का स्थान मानकर ऐसे कानून बना रहे हो कि परिवार के संबंधों को आप आर्थिक लेन देन की कक्षा में ला रहे हो, सौदे के आधार पर उसको देखने की प्रवृत्ति बढ़ा रहे हो। संस्कार कहां रहेंगे? पश्चिम के अंधानुकरण में, उनके जड़वादी उपभोग की चकाचौंध में कभी कभी हमारे परिवार कुटुंब के लोग भी पागल हो जाते हैं। हम क्या छोड़ रहे हैं और क्या ले रहे हैं, दोनों का ज्ञान नहीं। दुर्भावना नहीं भी होगी, लेकिन अज्ञान निश्चित है।
उसको दूर किए बिना संस्कार नहीं तो फिर अत्याचार ही होगा। महिलाओं पर अत्याचारों की इतनी घटना सामने आई, उपाय क्या है? कानून तो कड़ा बनना चाहिए, कड़ी सजा मृत्युदंड होना चाहिए। लेकिन अभी परसों सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया दामिनी के अत्याचारियों पर, कड़ा निर्णय। उसके बाद मैं देख रहा था, चर्चाएं चल रही थी, तो एक विदुषी ने कहा कि ठीक है, ये हो गया, ठीक हो गया, लेकिन केवल इससे काम होने वाला है क्या? उन्होंने कहा कि जब तक आप दृष्टि नहीं बदलते आदमी की महिलाओं की तरफ देखने की, तब तक कैसे बलात्कार रुकेगा? दृष्टि है। विवेकानंद जी ने कहा है, सार्धशती हम मना रहे उनकी, कि पाश्चात्य जगत में महिलाओं का स्थान पत्नी के नाते होता है, और भारत में परंपरा जो है उसमें महिलाओं का स्थान माता के नाते होता है। हमारे यहां महिला माता बन जाती है, उसका मान बढ़ता है। घर में बहू से ज्यादा माता का मान रहता है, बहू माता बनने का बाद उसका भी मान बढ़ जाता है। पाश्चात्यों में कोई लड़की जब पत्नी बन जाती है तब उसका मान, वो घर की प्रमुख रहती है, कुटुंब की प्रमुख वहां पत्नी रहती है, चलाने वाली। हमारे यहां अजी रहती है, माता रहती है। अब ये देखने की दृष्टि जब तक मिलेगी नहीं, तब तक कैसे परिवर्तन होगा? और मिलेगी तो संस्कार से मिलेगी। संस्कार हम हटा रहे सब क्षेत्रों से। स्वार्थ प्रबल होता जा रहा है, छोटे छोटे स्वार्थ। हम अपने देश के संविधान की भी परवाह किए बिना स्वार्थों के लिए देश के हितों से अलग जाकर भी उसको धक्का पहुंचाने वाले काम भी करने में नहीं चूकते। अभी मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? विधानसभा चुनाव के पहले तथाकथित अल्पसंख्यकों के वोट के लालच में खुश करने की स्पर्धा चली। संविधान में संप्रदाय के आधार पर, पंथ के आधार पर आरक्षण मंजूर नहीं है, दिया गया, कहा गया हम इतना देंगे, इतना देंगे, स्पर्धा शुरू हो गई। अभी लोकसभा के चुनाव आएंगे, उसका भी विचार करते ही होंगे। इसके चलते वो जारी है। और कारण फिर क्या हुआ? उसके कारण लगातार एक पंथ संप्रदाय के सामान्य लोग नहीं, सामान्य लोग तो इससे अलिप्त है, गुंडागर्दी करने वाले लोग, उनके अत्याचारों की मालिका रही। अब प्रशासन का कर्तव्य है, गुंडागर्दी किसकी भी हो उसका बंदोबस्त करना चाहिए, नहीं करते क्यों? वोट चाहिए। और इसलिए क्रोध संचित हुआ हिंदू समाज के मन में, और फिर एक दिन उसका उद्रेक हुआ। उद्रेक होने के बाद 3 दिन तक शासन पंगु बना रहा। उस उपद्रव को समाप्त करने के लिए कुछ करने की शक्ति नहीं रही। और अब सब हो जाने के बाद जो अपराधी है उनको संरक्षण देना, आरोपित लोग मंत्रियों के साथ खुले घूम रहे हैं, और वहां शांति प्रस्थापित करने के लिए जाने वालों को इसलिए रोका जाता है कि वो हिंदू माने जाते हैं और हिंदू का पक्ष लेने वाले माने जाते हैं। हिंदू होना अपराध है क्या? देश का गृह मंत्री पत्र भेजता है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार न हो, इसकी चिंता कीजिए। अरे किसी पर न हो इसकी चिंता कीजिए। ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्या से आ गया? यूनो जिसको अल्पसंख्यक मानती है, वो दोनों परिभाषाएं लागू नहीं होती यहां किसी पर। कौन अल्पसंख्यक? समान पूर्वजों के सब वंशज है, भारत भूमि के पुत्र है, भारत के बाहर प्रतिष्ठा नहीं है अगर भारत सबल नहीं है तो उनकी। और एक ही संस्कृति, सनातन संस्कृति विरासत में मिली है, इसको सिखाना चाहिए। इससे तथाकथित इमोशनल इंटीग्रेशन आएगा। इमोशन ये इंटीग्रेशन के पीछे, लेकिन वो दूर। गृह मंत्री पत्र भेज रहे, अब कहा है सुनते कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था केवल अल्पसंख्यक,
मतलब आपका नहीं था, लेकिन आप इतने महत्वपूर्ण लोग हो कि आप एक शब्द कह देते हो तो अर्थ का अनर्थ होता है। और राजनीति में कहे जाने वाले शब्दों के अनर्थ करने के लिए कई लोग हैं। तो देश के मूर्धन्य स्थान पर देश में प्रसिद्ध पुरुष होकर विचरण करने वाले, आचरण करने वाले और वचन भाषण करने वाले लोगों ने इसकी चिंता करनी चाहिए कि अपने शब्दों से क्या संदेश जाता है। आजकल चलता है शब्द, मैसेज क्या दे रहे हैं, चिंता करनी चाहिए। क्यों नहीं करते? सर्व प्रजा के कर देने वाले लोगों के धन का उपयोग बंगाल जैसे राज्य में और इमामों का वेतन देने के लिए किया जाता है। नोटों के स्वार्थ के लिए, वोटों के स्वार्थ के लिए। वहां तो इतनी हिम्मत है धमकाने की मंच पर मुख्यमंत्री को कि हमारे कारण तुम चुनकर आई हो, अगर हमारे काम नहीं किए तो तुमको भी जाना पड़ेगा। धमकाने की हिम्मत है, पैसा मिलता है। और देश की आर्थिक स्थिति खराब है तो सोना कहां से लाना? वो हिंदू मंदिरों से। ये भेदभाव हो रहा है और केवल स्वार्थ के कारण हो रहा है। क्या कारण है? संतों की परिक्रमा क्यों रोकी गई? शांतिपूर्ण थी, एक विषय को उठाने वाली बात थी, आंदोलन करने वाली बात नहीं थी। लेकिन यह कह के रोका गया, न्याय प्रविष्ट प्रकरण पर परिक्रमा कैसे हो रही और इससे हिंसा होगी, और ये परिक्रमा वो उनके परिक्रमा का समय नहीं है फिर भी कर रहे। अब प्रकरण न्याय प्रविष्ट होने के बाद भी खबर छपी थी और आज खंडन हुआ जिसका कि मंदिर बनाने के लिए मीटिंग चली, उसका क्या है? क्यों एक न्यायमूर्ति वहां अयोध्या के मंदिर और मस्जिद को साथ साथ लगाकर बनाने की बात लेकर हस्ताक्षर जमा करते हैं? उसी के कारण तो परिक्रमा करनी पड़ी ना। निस्संदिग्ध निर्णय है, वहां रामलला है, वहां मंदिर बनना चाहिए। बंटवारा किसी से मांगा नहीं था, किसी ने दिया। अपील में लटका के क्यों रख दिया? बिना कारण जनता में वितुष्ट लाने वाले एक मुद्दे को हम न्याय के आधार पर सुलझा सकते, क्यों नहीं सुलझाते? नहीं सुलझाते। तमिलनाडु में हमारे कार्यकर्ताओं की लगातार 5 लोगों की हत्या हो गई। अभी तो दूसरे किसी कारण जो उग्रवादी पकड़े गए वो उसमें भी दोषी पाए गए, लेकिन वो हत्याएं हुई और लोगों ने कहना शुरू किया कि ये क्या हो रहा है। तो सेक्रेटरी का वक्तव्य है कि जमीन का विवाद होगा, हिंदू की हत्या होती है तो जमीन का विवाद होता है। बाद में जांच में भी ढिलाई पाई गई। उग्रवाद का आरोप जिस पर लगा है उसको जमानत पर छोड़ते हैं तो केरल की विधानसभा के लोग उसका स्वागत करने जाते हैं। देश में ये सारी जो शक्तियां प्रबल हो रही है उसका कारण ये स्वार्थ है, उसका कारण ये दुर्बलता है, उसका कारण ये उल्टी नीति है। और इसलिए ऐसी जब स्थिति आती है कि उनके इरादों पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, तब फिर समाज को कुछ करना पड़ता है, क्योंकि प्रजातंत्र में वही मालिक है, वही सारी बातें बनाता है। और इसलिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ये तो ठीक है, स्वार्थ है, गलत नीति है, हिंदुओं के प्रति द्वेष का भाव है, मनुष्यों में दोष रहते हैं, लेकिन उन दोषों के बावजूद उनको ठीक पटरी पर रखने वाला कौन होता है? समाज होता है। समाज को इस दृष्टि से जागरूक होना पड़ेगा। समाज को इन सब दोषों से अलग होकर देश के हित की बात सोचनी पड़ेगी। और सौभाग्य की बात है, अपने जनसंख्या में एक बड़ा वर्ग युवाओं का है, जिनमें काम हमारे कार्यकर्ता करते हैं। उनका अनुभव तो यह है कि देशभक्ति और सेवा का सबसे अधिक अपील आज की युवा पीढ़ी में है। वो दिखने के लिए कैसी भी दिखती हो,
और इसलिए विशेषकर इस युवा पीढ़ी में और कुल मिलाकर पूरे समाज ने देश की बागडोर को ठीक से चलाने का दायित्व शासन और प्रशासन अपना निभाए, ये देखने का काम अब करने की बारी आई है। चुनाव आगे है। आजकल चुनाव ये शब्द मेरे मुंह से आ गया तो लोग कहते हैं पॉलिटिक्स कर रहा है, राजनीतिक है, आरएसएस चल रहा है। संघ राजनीति नहीं करता। संघ को जो काम करना है उसमें राजनीति आड़े आती है, और अपने जन्म से भी राजनीतिक बनने की शक्ति होने के बाद भी संघ राजनीति से अपने आप को अलिप्त रखता है। लेकिन राष्ट्र का हित यह राजनीति का मात्र विषय नहीं है, और राजनीति के उपद्रव के कारण राष्ट्र हित बाधित होता हो तो उसके बारे में बात करने में कोई राजनीति नहीं है। और नागरिकों के सामने भी कर्तव्य है, मतदान करना है। बिना राजनीतिक होते हुए चुनाव कमीशन जो बातें कहता है वो तो मैं कह ही सकता हूं। मैं ये कहूंगा सबको कि पूर्व निर्धारित कर ले कि मतदाता सूची में ठीक से अपने नाम दर्ज हुआ है कि नहीं। पुराने दर्जे उनके भी कभी कभी उड़ जाते हैं, सबने एक बार देख लेना चाहिए। 100% मतदान होना चाहिए। समाज उबलता है, उबल कर रह जाता है। जब कुछ करना है तब नहीं करेगा तो उपाय कैसे होगा। 100% मतदान होना चाहिए, और मतदान मुद्दों को देखकर, दलों की नीति को देखकर, उम्मीदवार की क्षमता और चारित्र्य को देखकर होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया पर्याय भी दिया है, इनमें से कोई भी नहीं है ऐसा आप कह सकते, वो लागू होने वाला है ऐसा कहते, देखेंगे। लेकिन वास्तव में प्रजातंत्र में उपलब्ध अच्छे से अच्छा चुनकर ऐसे बार बार चुनावों में से अच्छे लोग उपलब्ध हो जाए ऐसी स्थिति लाना, ये प्रजा का कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य को हमको करना चाहिए, और उस कर्तव्य को करना प्रजा करे इसका प्रयत्न करने वाले सबके प्रयत्नों में हमको सहायक होना चाहिए। लेकिन यहां अपने कर्तव्य समाप्त नहीं होते। हमको यह देखना पड़ेगा 5 साल के बाद किसी को चुन के दिया और उस पर सारा भार डालकर हम स्वस्थ हो गए, ऐसा नहीं है। हमको सतत अपनी नजर रखनी पड़ेगी। प्रजातंत्र में समाज मालिक होता है। समाज एक संगठित शक्ति के नाते खड़े रहे, लेकिन कैसे रहेगा। इतने सारे भेद है, इतने सारे दोष है, तो ठीक है उसको हम निकालेंगे। हम अपने से प्रारंभ करें। देश को बनाना है, शक्ति चाहिए। आपके शरीर मन बुद्धि में शक्ति चाहिए। शक्ति की रोज साधना करनी पड़ती है, एकाएक नहीं आती। एक दिन में खुराक खाने से पहलवान नहीं बनता। एक दिन पूरा व्यायाम कर ले साल भर का, ऐसा हो नहीं सकता। रोज करना पड़ता है। शरीर मन बुद्धि के व्यायाम का रोज करने का कोई तरीका हम अपनावे, अपने आप को सबल बनावे। देश के पुनरुत्थान के उद्गम स्रोत में जो महापुरुष है उनमें स्वामी विवेकानंद है, जिनकी सार्धशती हम कर रहे हैं। उनका पहला कहना यह है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। समाज की धारणा करने वाला धर्म, उसका साधन तब हो सकता है जब शरीर है। शरीर बलिष्ठ होना चाहिए। वज्र के शरीर वाले युवक, सबल, साउंड बॉडी साउंड माइंड कहते हैं अंग्रेजी में। सबल मन सबल शरीर में हम अपने आप को ऐसा बनाएं, हम अपनी क्षमताएं बढ़ाएं। क्षमताओं के आधार पर अपने जीवन में अच्छा यश और विजय कमाएं। आजकल कहते करियर बनाएं, करियर जरूर बनाएं, लेकिन करियर किस काम में आएगा। अपना यश और विजय किसके लिए। मातृभूमि के चरणों में, भारत मां के चरण कमल पर। हम अपने यश और विजय का उपयोग समाज के यश और विजय को, देश के यश और विजय को बढ़ाने के लिए करें, वैसा संकल्प करें। सीमा उल्लंघन करना है ना आज।
प्रत्येक जीव अपने व्यक्तित्व की सीमा में बंधा होता है, उस सीमा का आज उल्लंघन करेंगे। व्यक्तित्वाच्या उल्लंघनीया आकुंचित साऱ्या सीमा, विशाल हृदयी स्थापन केली समाज पुरुषाची प्रतिमा। अपने राष्ट्र के परम वैभव संपन्न स्वरूप को, अपने मातृभूमि के अखंड चिन्मय स्वरूप को अपना आराध्य मानकर अपने हृदय में हम प्रस्थापित करें। स्वामी जी कहते वैसे 50 साल के लिए बाकी सब भूल जाइए, एकमात्र भारत माता तुम्हारा आराध्य, भारत माता का प्रत्येक पुत्र तुम्हारा सहोदर भाई, जीवन उसके लिए हमको चलना पड़ेगा। और समाज का हम परिवर्तन करें तो समाज की सबसे छोटी इकाई से प्रारंभ करें, वो है अपना कुटुंब। समाज में आप जो जो देखना चाहते हैं अपने परिवार के व्यवहार में होना चाहिए। सादगी होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, व्यवहार में आत्मीयता होनी चाहिए, व्यवस्थितता होनी चाहिए, समाज में होनी चाहिए। अपने परिवार में है क्या? मैं अगर ये सोचता हूं और ये करना चाहता हूं समाज में, तो समाज की एक छोटी इकाई मेरा अपना परिवार है। मेरे अपने परिवार में हम ये परिवर्तन लाए। मेरे अपने घर में स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार हो, मेरे अपने घर में घर की जो पूरी आय है उसका समीचीन विनियोग हो, उपभोगवाद के पीछे हम न भागे, हमारा परिवार न भागे, सादगी से रहे। सादगी का दर्शन समाज में जो चाहिए वो हमारे परिवार में हो। सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, मेरे अपने घर में आना जाना करने वाले अनेक कारणों से लोग आते हैं समाज के। घर में रसोई बनाने वाला आता है, घर में बर्तन मांजने वाली आती है, कपड़े कहीं धोने को देते, वो लॉन्ड्री संबंधित है, केशभूषा के लिए कोई संबंधित है अपने परिवार से। इन सब लोगों से अपना आत्मीयतापूर्ण, न्यायपूर्ण और बराबरी का, समानता का व्यवहार होता है क्या? अपने घर के पर्व त्योहारों में अपने रिश्तेदारों की याद आती है, वैसे हमारे जीवन चलाने के लिए ये भी लोग कारणीभूत है। उनको कभी निमंत्रण होता है? हम कर सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ा डॉक्टर अंबेडकर, फुले महाराज और इन सब लोगों ने जो कष्ट झेले, ऐसा कुछ नहीं करना है। सहज रूप से हम करते, केवल अपने घर के लोगों को यह बताना है, उनसे स्वीकार करवाना है। सामाजिक समरसता का व्यवहार हम चाहते। हमारे अपने घर में पंथ, प्रांत, भाषा, जाति, उपजाति, पार्टी वगैरह ये सब लेकर किसी प्रकार का भेदभाव किसी के मन में नहीं है, आचरण में नहीं है। ऐसा है क्या? हमको ये करना पड़ेगा। जो बात समाज में हम लाना चाहते हैं उस बात को हमको अपने घर में करके अपना उदाहरण दिखाना पड़ेगा। इससे वातावरण बनेगा। अपने घर को परिवर्तित कर अगर हमने अपने कुटुंब को अपने पड़ोस में एक उदाहरण बनाया, हमारी मातृशक्ति को प्रबोधित किया, अपने समाज का 50% महिला वर्ग उसके प्रबुद्ध होने की आवश्यकता है। हम अपने घर से प्रारंभ करें। हमारे घर में महिलाओं को देश समाज के बारे में, उनके अपने कर्तव्यों के बारे में, उनके अपने शक्तियों के बारे में हम जागरूक करें, सशक्त करें, उनको सक्रिय करें, समाज हित में सक्रिय होने की आदत उनको लगाए, स्वतंत्रता भी दे। अगर हम अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के सुख दुखों के साथ समरस होकर उनके लिए उदाहरण स्वरूप बने, केवल 5 कदम आगे भी गए तो सब लोग अपना अनुकरण करेंगे। और इससे जो वातावरण बनेगा, क्या उस वातावरण में हजारों वर्षों से जो दंभ का, पाखंड का, जड़ता का दोष हमारे समाज में, भेदों के और ये सारे अंबार हमारे समाज में रचे गए, वो ढह नहीं जाएंगे। हम कर नहीं सकते? हम कर सकते। करने का समय आ गया है, करने की अनिवार्य आवश्यकता आ पड़ी है। इन सब बातों को हम ठीक कर सकते हैं, हमको ठीक करना है। क्योंकि जब तक समाज इस प्रकार दोषों से मुक्त,
एक भव्य लक्ष्य के अधीन होकर सारे भेद छोड़कर उस लक्ष्य के लिए जीता है और प्रसंग आने पर मरने को तैयार रहता है, तब उस समाज के कारण उस राष्ट्र का भाग्योदय होता है। दूसरा उपाय नहीं है। हमको इसको करना है। संपूर्ण समाज के सोचने वाले लोगों को यह काम करना है। और ये कहना न होगा कि हमारे स्वयंसेवकों को तो इसमें अग्रसर रहना है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम क्यों चला है? स्वामी विवेकानंद के विचारों से अनुप्राणित होकर उसको साकार करने का तरीका है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। स्वामी जी ने यही कहा है, सामान्य लोगों के इस सेवा, परोपकार, भक्ति और दृढ़ता के आचरण से देश का भाग्योदय होगा। संघ का काम इसी के लिए 88 वर्षों से चला है। गांव गांव में, गली गली में इस प्रकार के स्वयंसेवक अपने आचरण से समाज में परिवर्तन का वातावरण बनाए। रूढ़ी, कुरीतियां, दंभ, पाखंड, अनाचार, अत्याचार सबको अपने देश के सीमा के पार करे। स्वार्थ और भेदों से मुक्त होकर अपने देश को विश्वगुरु, परम वैभव संपन्न समाज बनाने वाला, राष्ट्र बनाने वाला समाज खड़ा हो। इसके लिए संघ का काम चला है। स्वयं सेवकों को ऐसी सब बातों में समाज का अग्रसर रहना चाहिए, क्योंकि ये करने का समय आ गया है। व्यवस्था और शासन में, राजनीति में जाने वाले लोग इसको करते तो बहुत अच्छा होता। उनके हाथ में इसीलिए सूत्र थे, स्वतंत्रता के बाद ये आशा थी। नहीं हुआ तो केवल गाली गलौज करने से काम नहीं चलेगा। इसमें अपना भी कर्तव्य है, उनको पटरी पर लाने का अपना कर्तव्य है। और उनको पटरी पर लाने के लिए हमको इस प्रकार के समाज का निर्माण करना पड़ेगा। आज इस बात के लिए इतनी अनुकूलता है कि इन विचारों को अपने स्वयं के और अपने परिवार के आचरण में रखकर समाज के साथ आत्मीय और विश्वस्त संपर्क अगर कोई बनाता है तो सारा समाज एक ऐसा वातावरण बनाएगा जिस वातावरण में सब दुरितों का कलमश बह जाएगा और विश्व गुरु पद पर आसीन होने की योग्यता रखने वाला परम वैभव संपन्न, समता युक्त, शोषण मुक्त, बल संपन्न भारत निर्माण होगा। अवश्यम भावी है, कोई रोक नहीं सकता इस ताकत को। और इसलिए अपने सामने कर्तव्य है। उस कर्तव्य का निर्देश हमको स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है। उन्होंने कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्ति होती नहीं तब तक रुको मत। यानी लक्ष्य प्राप्ति का संकल्प मन में लेकर चलते रहो। इस आवाहन के साथ ही, और इस आवाहन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य आपको सहायक हो सकता है। इतनी एक बात का नागरिक बंधुओं और माता भगिनियों को पुनर्स्मरण देता हुआ मैं अपना यह भाषण समाप्त